मेरा नाम रेहान है, तो बहुत से लोग मुझे राजा के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स एंड बिजनेस सीख रहा हूँ। अभी फिलहाल बाहर बाइक खड़ी है, पिछले महीने ही बाइक लिया मैंने इसी सिस्टम से। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन। किसके पैसे से लिए बाइक? आर्ट्स एंड के जोर से बताओ फिर। जोर से तो बताओ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ कहकर या बताकर बुलाया जाता है किसी सिस्टम को समझने के लिए। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि आर्ट्स एंड है क्या, काम कैसे करता है, क्या चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं जिसे हम करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आगे की जानकारी के लिए मैं तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं साइंस के बारे में, तो सभी जानते हैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी जानते हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो, साइंस हमेशा एक ही रहती है। H2O पानी होता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो लैंग्वेज हमें समझ में भी नहीं आती वहाँ पर भी H2O ही रहेगा, है ना। तो साइंस ये कहती है इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मात्र 8% लोग हैं जो कामयाब होते हैं। 92% लोग कभी दुनिया में कामयाब हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी सोच को कभी बड़ा करते ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, जैसे ही इस दुनिया में आए, अपना खाना पीना पूरा करने के लिए जो इन्हें काम मिला वो काम करा और उसके बाद इस दुनिया से चले गए, जिनके जाने के बाद ना उन्हें उनके परिवार वाले जानते हैं, ना उन्हें उनके आस पड़ोस वाले। ठीक है, क्या आप लोग इस 92% की कैटेगरी में रहना पसंद करते हो? इसके बाद जो मैं 8% बता रहा था कि जो साइंस कहते हैं कि 8% लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, इस 8% में भी 5% लोग वो होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रईस होते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। क्या अगर हम यहाँ पर जो बैठे हुए, क्या हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस 5% वाली कैटेगरी में चले जाएं? भाई बच्चे को गोद लेते हैं, पेरेंट्स को गोद ले लो, कर सकते हैं कि अम्बानी के घर में जा सकते हैं? तो अब बात आती है लास्ट कि जो 3% वाले लोग हैं, ये अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर उन सारी चीज़ों को अचीव करते हैं जो उन्होंने देखी है। अब इस चीज़ को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, ये मैं 15 मिनट के अंदर अंदर क्लियर कर दूँगा। अगर आप लोग साथ बने रहते हैं तो अभी थोड़ा सा शांति रखेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये 3% लोग करते क्या हैं ऐसा जिसकी वजह से ये 3% में चले जाते हैं। तो अभी फिर डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। मेरे दिमाग से निकल गए 3% जाते कैसे हैं, 3% बनेंगे। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी जानते, पुराने नए लोग नहीं जानते। तो ट्रेडिशनल के बारे में पहले जानते हैं, फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बाद में जानेंगे। जैसे आज हमारी जो बेसिक नीड होती है, जो भी हमारे घर में यूज़ होता है या जो हमारी ज़रूरत होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें वो जो प्रोडक्ट या जो सर्विस हमें चाहिए होती है वो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से लेते हैं, और वो सर्विस या प्रोडक्ट किसी ना किसी कंपनी के अंदर बनता है। कोई ऐसा तो है नहीं ना कि हमारे पड़ोस में कोई उस चीज़ को बना रहा हो। मान के चलो अगर हमारे घर में आटे की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पड़ोस में ही मिल लगा हुआ है आटे का, ऐसा तो नहीं होता ना। कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो माल तैयार होता है और अप्रॉक्स 30% की लागत में वो प्रोडक्ट कंपनी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसमें इसका मुनाफा भी होता है और ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, क्या कंपनी डायरेक्ट कभी भी किसी ग्राहक के पास आकर उस सामान को देती है? कभी भी नहीं देती। वो क्या करती है, कुछ बिचौलिए और साथ में एक विज्ञापन करवा के, जिसकी वजह से इस ग्राहक को पता चलता है कि मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट आया है। ठीक है, इन बिचौलियों के माध्यम से जब इस ग्राहक के पास तक प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट हो जाती है 100 रुपये। तो अप्रॉक्स बिचौलिए और विज्ञापन वाले कितना % पैसा खा जाते हैं? 70%। अब एक बात सोचने वाली है कि अगर इंडिया के अंदर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 144 करोड़ के आसपास की आबादी हो चुकी है। ठीक है, मान लेते हैं कि 44 करोड़ कोई परचेजिंग करते ही नहीं है। 100 करोड़ लोग केवल 1-1 रुपए की परचेजिंग करते हैं हमारे आस पड़ोस की दुकानों से। तो लगभग कितना % पैसा है जो इन बिचौलियों में चला जाता है? 70 करोड़। लगभग 70 करोड़ रुपए कहाँ गए? इन बिचौलियों में, जिन्होंने आज तक उस पैसे का मतलब हम लोगों को तो दिया ही नहीं। इन्होंने क्या करा, उस पैसे का यूज करके और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिलावटें शुरू कर दी।
क्या कोई भी कंपनी कभी मिलावट करेगी अपने सामान में? कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे तो अगर लंबे टाइम तक चलना है तो वो मिलावट करेगी ही क्यों? ठीक है, तो ये बिचौलिए अपना मुनाफा कमाने के लिए उस चीज़ में मिलावट कर देते हैं। और विज्ञापन, क्या विज्ञापन कोई भी वो इंसान करता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है या जिसे कोई पहचानता नहीं है। सेलिब्रिटी लोग करते हैं जिन लोगों के ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हम इन लोगों से विज्ञापन करवाते हैं तो उनके अगर 1 लाख फॉलोअर हैं, कम से कम 1 लाख कस्टमर तो बेस बनेगा हमारा। इस वजह से इन लोगों को पैसा देकर झूठ बुलवाया जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग ने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि देखो कंपनी माल बना रही है, ये अपनी ईमानदारी दिखाती है पूरी, ये ग्राहक काम कर रहा है यानी कि प्रोडक्ट यूज़ करता है, ये भी अपना ईमानदारी से यूज़ करता है, क्योंकि इसे बिचौलियों के बारे में कुछ पता नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग ने ये करा कि इन बिचौलियों को और विज्ञापन वालों को हटाकर इसने कहा कि हम माल तैयार करके इस ग्राहक के पास तक माल पहुंचवाएंगे। कैसे पहुंचवाएंगे? प्रमोटर के थ्रू। यानी कि जैसे हम लोग आज यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं ना कि भाई आपने अभी तक ये वाला ऑयल यूज़ करा, इस बार हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड अगर यूज़ करते हो तो इससे आप सेहतमंद रहोगे। तो कंपनी ये कहती है कि ये जो 30% पैसा है जिसमें माल तैयार हो रहा था वो सेम यहाँ पर भी 30% में ही बनकर तैयार होगा। और जैसे ही ये कंपनी इस ग्राहक के पास तक सामान पहुँचाती है तो ये गारंटी देती है कि हम 100% प्योर प्रोडक्ट देंगे और सेम उसी कॉस्ट में जो मार्केट में आप ले रहे थे। अब यहाँ पर इसमें और इसमें फ़र्क क्या आया? बस खाली फ़र्क ये आया कि ये जो बिचौलिए उसमें मिलावट करा करते थे वो यहाँ पर मिलावट नहीं होगी। जो पैसे यहाँ बिचौलिया विज्ञापन वाले कमाते थे वो यहाँ पर कौन लोग कमाएंगे? प्रमोटर कमाएंगे। अब ये प्रमोटर होते कौन है? अभी तक हम लोगों ने देखा होगा इस एरिया के अंदर जो लोग भी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमारी खुद की एक चॉइस रहती है ना कि एक बार सजेशन ले लो किसी से कि ये बताओ यहाँ पर स्कूल कौन सा अच्छा है। क्या वो उस स्कूल के शेयर होल्डर होते हैं? क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं? लेकिन हमारी खुद की ख्वाहिश रहती है ना कि एक बार इनसे मालूम कर लें इनका बच्चा जहाँ जाता है हो सकता है हमारा बच्चा भी वहाँ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से हम वहाँ पर फ्री में प्रमोशन करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो अगर वही चीज़ हम यहाँ पर करने लगते हैं तो हमें प्रमोटर का एक लेवल मिल जाता है जो कि हमें प्रमोशन करने पर पैसा दिया जाता है। अब ये जो 70% पैसा है ये मिलता कैसे है? ये जो 70% पैसा है ये मिलता कैसे है ये बता देता हूँ मैं। जैसे ही हम किसी भी संस्था के साथ आते हैं तो उसमें KYC करवानी जरूरी होती है, जो कि गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो रहे हो या उसका पार्ट बन रहे हो तो आपको एक KYC करवानी होती है जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ ये लगता है और नॉमिनी लगती है। जैसे ही हमने KYC करवाई हमें एक नंबर जनरेट होता है। इस नंबर को लेकर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी RCM की शॉप हैं वहाँ से अगर जाकर परचेजिंग करते हैं तो जैसे ही हम परचेजिंग करते हैं तो 10 से लेकर के 25% डिस्काउंट मिलता है। क्या आज हम लोग जहाँ पर भी परचेजिंग करते हैं वहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है? अगर हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं हो सकता है वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन इसके बाद वाले जो फायदे होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके बाद जैसे ही हम परचेजिंग करते हैं तो महीने का हमें 10 से लेकर के 22% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे कि हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं हमारी मेहनत से खुश होकर हमें बोनस दिया जाता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हम पूरे महीने में काम करते हैं या हमारे साथ में जो लोग मिलकर के काम करते हैं उन लोगों ने जैसा काम करा होता है उस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस बन जाता है उन लोगों को मिल जाता है। अब इसके बाद आता है कि अगर हम थोड़ा और काम करते हैं तो 3 से लेकर के 8% मिलता है रॉयल्टी बोनस। अब रॉयल्टी बोनस होता क्या है ये कितने लोगों को पता है? रॉयल्टी बोनस के बारे में कौन कौन जानता है? मैं रॉयल्टी बोनस के बारे में जो चीज़ जानता हूँ वो मैं बता देता हूँ। देखो एक होता क्या है, हर इंसान की लाइफ में ये 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, क्या आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ इस धरती पर जिसका कभी एक्सीडेंट ना हो? क्या ये हमारे हाथ में होता है कि चलो आज रोड पे जाते हैं किसी ट्रक के साथ में लड़ जाते हैं जबरदस्ती, ऐसा हुआ? बाय चांस होते हैं एक्सीडेंट। क्या इस एक्सीडेंट के बाद में आज हम जिस भी संस्था के साथ में काम करते हैं या जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी क्लेम उठाती है पूरा का पूरा कि भाई आप बीमार हो गए हो या आपके चोट लग गई, चलो तुम साइड में बैठ जाओ 1 हफ्ते के लिए, हम आपके परिवार को देखते हैं। ऐसा करती है कोई कंपनी? नहीं करती ना।
क्या इस टाइम पर पैसे की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। परसेंट होती है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्सीडेंट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे परिवार में किसी के साथ भी कोई दुर्घटना होती है तो पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरा दोस्त है, उसके मामा का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉली पलट गई उनके ऊपर, यानी कि पेट की आंतों के अंदर ब्लड भर गया, ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ते से बेड पर पड़े हुए हैं, आईसीयू में है अभी भी। तो हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो जाता है। दूसरी चीज मेरी समझ में ये आई थी कि देखो, कोई भी इंसान इस दुनिया में आया है वो अमर होकर नहीं आएगा, मौत आनी है, ठीक है। बाई चांस ये इंसान मरता नहीं है, दिमागी संतुलन खो जाता है और वो इंसान अपने परिवार को छोड़कर 2 महीने के लिए कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पता ही नहीं चलता। क्या उस परिवार को देखने वाला है कोई? जिसके अंदर हमने 30 साल, 40 साल, 20 साल काम करा पूरी मेहनत के साथ, क्या वो कंपनी हमारे साथ आकर खड़ी होती है कि चलो ठीक है, आपके हस्बैंड नहीं है या आपका भाई नहीं है या आपका बेटा नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं? ऐसी कोई कंपनी ना, गवर्नमेंट ना प्राइवेट, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो जाए परिवार के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई थी, रॉयल्टी यहाँ पर आकर फायदा करती है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे करेगी। तीसरा होता है कि अगर बाई चांस मान लो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुई, नेचुरल डिजास्टर ये कहा जाता है, हर 10 साल के अंदर कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता ही आता है, चाहे वो नोटबंदी के रूप में हो, चाहे वो कोरोना के रूप में हो, चाहे वो अनाज पैदा ना हो इस चीज़ में हो, या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसकी वजह से लोग घर में बैठ कर रह जाएं या फिर उनके काम धंधे चलने बंद हो जाए। तो क्या उस टाइम पर हर इंसान भूखा रह सकता है? कोई भूखा नहीं रहेगा, परिवार को तो खाना चाहिए उस टाइम पर भी। तो यहाँ पर हम नेचुरल डिजास्टर अगर कभी कोई आता है, और जिन लोगों ने आरसीएम में काम करा उस टाइम पर वो खुद बता सकते हैं, लॉकडाउन में लोगों ने खूब अच्छा पैसा कमाया, नोटबंदी में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, जिस टाइम पर दुकान वालों ने सामान देना बंद कर दिया उस टाइम पर आरसीएम ने भर भर के सामान दिया, क्योंकि उन लोगों ने नोट लेने से मना करा ही नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो कोई इंसान इतना लकी है, ना उसका कभी एक्सीडेंट हुआ, ना डेथ हुई, ना उसके सामने कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आया, क्या कोई भी इंसान अगर आज बच्चा है या 18 साल की उम्र है, बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा? ये तो प्रोसेस है ना एक हमारा, बुढ़ापा आएगा ही। अब जब बुढ़ापा आता है तो कौन सी कंपनी ऐसी है कि 60 साल के बाद जॉब पर रखती है? कोई नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी तो पैसा चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा ही चाहिए। और उस टाइम पर कंपनियां कहती हैं भाई साहब आप अपने घर बैठो, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो ये जो रॉयल्टी है ये हमें उस टाइम पर काम आती है कि जब हमारा बुढ़ापा होता है, बच्चे साथ नहीं दे रहे होते, पड़ोसी साथ नहीं दे रहे होते, तो ये रॉयल्टी पैसा देती है उस टाइम पर से सहारा बनती है। तो ये 4 चीज़ें समझ में आई थी कि रॉयल्टी इसलिए ज़रूरी होती है, ठीक है। वो आपकी चॉइस हो सकती है, आप किस हिसाब से समझोगे। इसके बाद कंपनी कहती है 1 से लेकर के 5% मैं देती हूँ टेक्निकल बोनस, जहाँ पर कंपनी अपने टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपस में शेयर करती है, कंपनी की आगे की प्लानिंग क्या है वो बात करती है, उस तरीके से फिर आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद कंपनी कहती है अगर आप रेगुलर परचेजिंग करते हो तो मैं आपको जैसे ही 50,000 आपका कंप्लीट होता है तो 10% देती हूँ, परचेजिंग बोनस क्लब के अंदर ऐड कर देती है, और जिसके बाद 10% एक्स्ट्रा देने लगती है। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल 70% पैसा कंपनी हम लोगों में बांट देती है। तो फिलहाल मुझे इतना ही समझाना था। आगे की जानकारी के लिए या अगर इस प्लान को जो चीज़ समझ में ना आई 2 मिनट के लिए अगर आप लोगों में से जो भी चाहें सवाल कर सकते हैं, उसके बाद मैं पनेल जी को बुलाऊँगा जी। तो कोई सवाल किसी का? आगे का प्रोसेस